क्या ये कहानी किसी को जानी पहचानी लगती है? मतलब बार बार आयरन की गोलियां, इंजेक्शंस, महंगे टॉनिक्स। कुछ समय के लिए तो आराम मिलता है, लेकिन फिर वही थकान, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना, घबराहट होना, और टेस्ट करवाओ तो रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन फिर से कम मिलता है। हाँ, ये बहुत आम बात हो गई आजकल। लोग बस नई दवाएं ढूंढते रहते हैं। एकदम सही कहा। तो डिकोड डिजीजेस विद साइंस एंड आयुर्वेदा के इस डीप डाइव में हमारा आज का फोकस सिर्फ लक्षणों को दबाने पर नहीं है। ये एक सुपर सीआईडी इन्वेस्टिगेशन की तरह होने वाला है, जहां हम मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा के जरिए अनीमिया की असली जड़ तक जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर शरीर उस आयरन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। हमारा लक्ष्य उन गलतियों को डिकोड करना है जो अनजाने में खून बनने की प्रोसेस को रोक रही हैं। हाँ, और आज की ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही अजीब केस स्टडी थी। एक 24 साल की लड़की की, उसका हीमोग्लोबिन 8 तक गिर गया था। उसने आयरन की हैवी डोज ली, कुछ दिन रिपोर्ट नॉर्मल आई, पर फिर से वही भयानक कमजोरी। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर सिर्फ आयरन की कमी थी, तो बाहर से आयरन लेने के बाद भी बीमारी वापस क्यों आई? देखिए, इसका जवाब ना मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव में ही छुपा है। बस हमें थोड़ा अलग ढंग से देखना होगा। मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि अनीमिया तब होता है जब खून में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, तो आरबीसी बनाने के लिए बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए होता होगा। हाँ बिल्कुल। आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, कॉपर। अब मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि आयरन कम है और लोग आयरन खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम बाहर से इनटेक में है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है अब्जॉर्प्शन में। मतलब शरीर उस आयरन को सोख ही नहीं पा रहा है। यानी आयरन बॉडी में जा तो रहा है, पर टिक नहीं रहा। हम्म। इसको समझने के लिए सोर्सेज में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया था, वो मटके वाला। हाँ, वो मटके में छेद वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, जैसे किसी मटके में नीचे बहुत बड़ा छेद हो और ऊपर से उसमें लगातार पानी भरा जा रहा हो। अब चाहे कितना भी महंगा या साफ पानी डाल लो, मटका कभी भरेगा ही नहीं। लोग बस इंजेक्शन लगवा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। लेकिन अगर अंदर छेद है तो फायदा क्या? अगर साइंस जानती है कि अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो सबका ध्यान सिर्फ पानी भरने पर क्यों है? ये छेद आखिर है क्या? ये बहुत डीप सवाल है। देखिए, ये छेद कोई फिजिकल घाव नहीं है। ये शरीर के अंदर चल रही उस फैक्ट्री की खराबी है जहां खून बनता है। और इस छेद को समझने के लिए ना, हमें आयुर्वेदा की उस निर्माण प्रक्रिया को समझना होगा जिसे धातु श्रृंखला कहते हैं। धातु श्रृंखला मतलब बॉडी का कोई स्टेप बाय स्टेप बनने वाला सिस्टम है ये? हाँ, आप इसको सेलुलर न्यूट्रिशन का सबसे बेसिक प्रोसेस समझ लीजिए। आयुर्वेदा बड़ा क्लियर कहता है कि जो हम खाना खाते हैं ना, उससे डायरेक्ट खून नहीं बनता है। अच्छा, डायरेक्ट खून नहीं बनता, तो फिर क्या बनता है पहले? सबसे पहले बनता है रसा धातु, जिसको मॉडर्न साइंस की भाषा में हम ब्लड प्लाज्मा के सबसे क्लोज मान सकते हैं। तो जब खाना पचता है, पहले प्लाज्मा बनता है और उसी रसा धातु से आगे चलकर रक्त यानी आरबीसी का निर्माण होता है। अरे वेट एक सेकंड, मतलब मॉडर्न साइंस भी तो यही मानती है ना कि ब्लड प्लाज्मा ही आरबीसी के लिए रॉ मटेरियल है? एकदम सही। अब आप खुद सोचिए, अगर फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, यानी रसा धातु ही सूखी हुई है, तो फाइनल प्रोडक्ट रक्त कैसे बनेगा? माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा रेवलेशन है। इसका मतलब जिसको पूरी दुनिया खून की बीमारी समझ रही है, वो तो खून की बीमारी है ही नहीं। ये तो रसा यानी प्लाज्मा के सूखने की बीमारी है। सही पकड़ा आपने। और यही वजह है कि जब हम बाहर से आयन देते हैं, तो थोड़े दिन बॉडी उसको प्रोसेस करती है। लेकिन जब अंदर रसा धातु ही वीक है, तो बीमारी दोबारा लौट आती है। मटका फिर खाली हो जाता है। अब समझ आया। लेकिन मैंने देखा है कि दुबले पतले लोगों में या महिलाओं में ये रसा धातु बहुत जल्दी सूख जाती है और एनीमिया बार बार होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये रसा इतनी जल्दी सूख क्यों जाता है? देखिए, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी रूस की गलतियों से है। अनजाने में ही सही, पर लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो बॉडी के अंदर एक भयानक आग और सूखापन पैदा कर रही हैं। दुबले पतले लोगों में वैसे भी वायु और अग्नि तत्व ज्यादा होता है। तो मतलब जब लाइफस्टाइल गलत होती है, तो ये आग बढ़ जाती है? हाँ, और सबसे पहले ये रसा धातु को ही जलाती है। महिलाओं में तो पीरियड्स के दौरान नेचुरली खून का लॉस होता ही है, और ऊपर से अगर उनका प्लाज्मा पहले से ड्राई है, तो नया खून बन ही नहीं पाता। ये जो आग और सूखापन की बात है ना, इससे मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। जैसे गैस पर दूध उबलने के लिए रखा हो और हमने आंच इतनी तेज कर दी कि सारा दूध ही जलकर बर्तन से चिपक गया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। एकदम वैसा ही होता है ना? मतलब बॉडी में आकाश, वायु और अग्नि तत्व बढ़ गए और जो पोषण देने वाले जल और पृथ्वी तत्व थे, वो जल गए। पाचन की भट्टी ने रस धातु को ही जलाकर राख कर दिया। तो अब इस सुपर इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाना जरूरी है कि इस जले हुए दूध के पीछे असली मुजरिम कौन है, ये आग कौन बढ़ा रहा है। तो चलिए मुजरिमों की लिस्ट देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा मुजरिम है खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद चाय या कॉफी पीना। आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है, नाश्ते के साथ चाय, शाम को स्नैक्स के साथ कॉफी। लेकिन एक सेकंड, चाय कॉफी पीने से आग कैसे बढ़ेगी? मतलब ये खून बनने को डायरेक्टली कैसे रोक सकती है? इसका ना एक पूरा केमिकल मैकेनिज्म है। चाय और कॉफी में एक तत्व होता है जिसको टैनिन कहते हैं। अब जब ये टैनिन हमारे पेट में जाता है, तो ये खाने में जो आयरन होता है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, जुड़कर करता क्या है? वो एक बहुत ही सॉलिड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। आप ऐसे समझिए कि टैनिन ने आयरन को लॉक कर दिया। अब ये लॉक इतना सॉलिड होता है कि हमारी आंतें यानी इंटेस्टाइन्स उस आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। बाप रे!
मतलब हम आयरन से भरा खाना खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, लेकिन वो खून तक पहुंच ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं पहुंचता। वो सीधा मल के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये तो सच में शॉक करने वाली बात है। और एक और चीज सोर्सेज में थी कि स्ट्रेस यानी तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। पर तनाव का एनीमिया और खून से क्या कनेक्शन हो सकता है? तनाव का तो बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है खून से। देखिए, जब हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है। और मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है कि कॉर्टिसोल बढ़ते ही बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। सर्वाइवल मोड यानी बॉडी को लगता है कि आसपास कोई बड़ा खतरा है। हाँ, एवोल्यूशन के हिसाब से ब्रेन को लगता है कि जानवर पीछे पड़ा है या जान खतरे में है। तो बॉडी क्या करती है? अपना सारा ध्यान और सारी एनर्जी मसल्स को दे देती है ताकि इंसान भाग सके या लड़ सके। ओ, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं। सही कहा। और इस चक्कर में बॉडी उन बाकी कामों को स्लो कर देती है जो उस वक्त जरूरी नहीं है, जैसे खाना पचाना या बोन मैरो में नया खून बनाना। अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं तो बोन मैरो अपना काम करना एकदम धीमा कर देता है। वाह, क्या लॉजिक है। और लोग सोचते हैं उन्हें बस विटामिन की कमी है। अच्छा, एक और मुजरिम की बात हुई थी, एंटासिड्स। लोग पेट में जलन हुई नहीं कि गैस की गोली खा लेते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? देखिए, पेट का जो एसिड है ना, वो सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं है, वो विटामिन्स को तोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब बार बार एंटासिड लेने से पेट का एसिड कम हो जाता है और साथ ही साथ ये हमारी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है। गट माइक्रोबायोम को। लेकिन बैक्टीरिया का खून से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि यही अच्छे बैक्टीरिया विटामिन B12 बनाते हैं बॉडी में। अब बिना अच्छे पेट के एसिड और बिना B12 के बॉडी उस आयन को एब्जॉर्ब होने लायक फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पाती। अब पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। चाय कॉफी का टैनिन आयन को लॉक कर रहा है, स्ट्रेस का कॉर्टिसोल बोन मैरो को बंद कर रहा है, और एंटासिड्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मार रहे हैं। मतलब मटके में इतने सारे छेद हो गए हैं कि रसा धातु पूरी तरह सूख चुकी है। तो अब सवाल यह है कि इस बिना दवाई के इस मटके के छेद भरे कैसे जाएं? इसका परमानेंट सोल्यूशन इसी बात में है कि हम बॉडी को खुद हील करने दें। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही सॉलिड 5 स्टेप का सोल्यूशन दिया गया है। और सबसे पहला स्टेप है पचन सुधारना। यानी डाइजेशन। तो जब तक भट्टी ठीक नहीं होगी, महंगा विटामिन काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। जब पचन ठीक होगा तभी अगला स्टेप आएगा, जो कि है रस धातु को मजबूत करना। अच्छा, तो इस जले हुए दूध में वापस नमी कैसे लाएं? जल और पृथ्वी तत्व बढ़ाना पड़ेगा ना? हाँ, इसके लिए फ्रेश रसदार फल खाने होंगे, अच्छी क्वालिटी का शुद्ध घी और दूध डाइट में शामिल करना होगा। ये चीजें बॉडी को अंदर से हाइड्रेट करती हैं, जिससे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल दोबारा बनने लगता है। और अब यहाँ एक पॉइंट आया था जिसने मुझे प्रैक्टिकली हिला दिया। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की भूमिका। हम तो यही पढ़ते आए हैं ना कि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, पर सोर्सेज बता रहे हैं कि आरबीसी बनने के लिए खुद ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, लेकिन यही बॉडी की ब्यूटी है। बोन मैरो, जहां पर ब्लड सेल्स बन रहे हैं, उस पूरी सेल्यूलर प्रोसेस के लिए भरपूर प्योर ऑक्सीजन की डिमांड होती है। मतलब ऑक्सीजन धोने वाली गाड़ी बनाने के लिए फैक्ट्री को ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद में सुबह की हवा, मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये सिर्फ फेफड़ों के लिए नहीं, नया खून बनाने के लिए है। अरे वाह, तो 3 स्टेप्स हो गए, पचन, रसा, धातु को हाइड्रेट करना और ऑक्सीजन। चौथा स्टेप क्या था, गट हेल्थ वाला? हाँ, चौथा स्टेप है आंतों की सेहत ठीक करना। जो एंटासिड ने अच्छे बैक्टीरिया मारे थे ना, उन्हें वापस लाना होगा। इसके लिए फर्मेंटेड खाना बहुत जरूरी है। फर्मेंटेड मतलब जैसे इडली, डोसा, कांजी या छाछ? हाँ, बिल्कुल। ये नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं। ये आंतों में वापस से बैक्टीरिया की कॉलोनी बसाएंगे ताकि B12 का प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। और फिर आता है पांचवा और आखिरी स्टेप, अग्नि का संतुलन। ये संतुलन बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि मैंने देखा है खून कम होते ही लोग गर्म तासीर वाली चीजें खाने लगते हैं, ढेर सारा गिलोय, तुलसी और नीम का काढ़ा पीने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। बॉडी में ऑलरेडी आग लगी हुई है जिसने रस को जला दिया, और लोग ऊपर से और गर्म पथेरे डाल रहे हैं। इसलिए संतुलन के लिए शीतल तासीर वाले कदड़े यूज करने चाहिए। शीतल मतलब ठंडे? हाँ, जैसे मुलेठी या मिश्री। हाँ, मुलेठी, मिश्री या शीशम के पत्तों का रस। हाँ, ये सब फालतू गर्मी को शांत करते हैं ताकि नया रस बनने का नेचुरल एनवायरनमेंट सेट हो सके। ये 5 स्टेप का लॉजिक तो बहुत पावरफुल है, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना यहाँ। जो लोग इस वक्त इतने वीक हैं कि उनसे बिस्तर से उठकर सुबह की वॉक भी नहीं होती, उनके लिए क्या साइंस और आयुर्वेदा के पास कोई ऐसी मास्टर स्ट्रोक रेसिपी है जो डायरेक्ट रस और रक्त धातु को एक साथ नरिश कर दे? बिल्कुल है। ऐसे सिवियर केसेस में ना बॉडी को एक डेंस न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो कि पचने में बहुत लाइट हो और तुरंत एनर्जी दे। इसके लिए सोर्सेज में एक बहुत ही स्पेशल आरबीसी बूस्टर ड्रिंक बताई गई है। आरबीसी बूस्टर ड्रिंक? ओह, इसका फॉर्मुलेशन क्या है? ये बनती कैसे है? इसको बनाने का तरीका बड़ा साइंटिफिक है। आपको 75% दूध लेना है और 25% पानी। फिर इसमें 1 या 2 अंजीर, थोड़े से मुनक्का, खजूर, सफेद तिल और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च और सौंठ डालनी है। और इस पूरे मिक्सचर को लोहे की कढ़ाई में पकाना है। रुकिए, यहाँ 2-3 डाउट्स हैं। पहला, तो दूध में पानी क्यों मिलाया? हम तो कहते हैं प्योर दूध पियो।
और दूसरा, काली मिर्च और सौंठ तो गर्म होती है ना, फिर इस ड्रिंक में उनका क्या काम? ये बहुत लॉजिकल सवाल है। देखिए, दूध में पानी इसलिए क्योंकि जिसका रसा सूख गया है उसकी पाचन अग्नि यानी आग बहुत वीक है। प्योर दूध इतना हेवी होता है कि वो उस थोड़ी सी आग को भी बुझा देगा। पानी मिलाने से वो पचने में हल्का हो जाता है। अच्छा, डाइजेशन के लिए लाइट बनाया उसको। जी। और काली मिर्च? काली मिर्च और सौंठ बहुत थोड़ी मात्रा में डाले गए हैं। ये आग नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आंतों को हल्का सा स्टिमुलेट करेंगे ताकि इतना हेवी न्यूट्रिशन जल्दी अब्सॉर्ब हो सके। और लोहे की कढ़ाई का तो बेसिक साइंस है कि पकते वक्त नेचुरली आयन दूध में रिलीज हो जाएगा। बहुत ब्रिलियंट। और हाँ, उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप था कि जब ये मिक्सचर पकते पकते आधा रह जाए तो आखिर में 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालकर उसको फेंटना है, मतलब विप करना है। सीधे चम्मच से मिलाने और फेंटने में क्या डिफरेंस है? इसके पीछे मॉडर्न साइंस का इमल्जन प्रोसेस काम करता है। जब आप गर्म दूध में घी डालकर उसे तेजी से फेंटते हैं तो घी के बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओह, यानी बॉडी उसको इजीली अब्सॉर्ब कर लेगी। एकदम। ये फेंटा हुआ घी सीधा आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल्स तक फैट सॉल्युबल विटामिन्स ले जाता है। ये जले हुए मटके में सबसे जल्दी नमी और लाइफ लाने का काम करता है। ये सच में एक ब्रह्मास्त्र लग रहा है। लेकिन इसमें एक वार्निंग भी थी ना कि इसको कब तक पीना है और कब नहीं? हाँ, ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। इस हैवी बूस्टर ड्रिंक को लगातार महीनों तक नहीं पीना चाहिए। इसको साइकिल्स में लेना होता है। जैसे 5 या 10 दिन लिया, फिर कुछ दिन का गैप दिया। गैप देना क्यों जरूरी है? अगर फायदा कर रहा है तो लोग तो लगातार पीना चाहेंगे। यही तो गलती करते हैं लोग। अगर लगातार हैवी पोषण देंगे तो बॉडी का सिस्टम उसको बचा नहीं पाएगा। और आयुर्वेद में जो खाना पचता नहीं है वो आमा बन जाता है, यानी भयानक टॉक्सिन्स। इसलिए अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स देखना और ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से एक बात तो क्लियर हो गई कि अनीमिया सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट की एक लाइन नहीं है। हीमोग्लोबिन कम होना बस एक सिग्नल है कि बॉडी के अंदर डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और धातुओं का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है। अगर सिर्फ आयरन की गोली खाकर उस सिग्नल को छुपाया जाएगा तो प्रॉब्लम बार बार वापस आएगी ही। बिल्कुल सही समरी दिया आपने। और यहाँ मैं एक आखिरी डीप थॉट छोड़ना चाहूंगा। हमने ऑक्सीजन की इतनी डिटेल में बात की कि आरबीसी बनने के लिए प्राण वायु जरूरी है। अब लोग आजकल सारा दिन फोन और लैपटॉप पर झुके रहते हैं। हाँ, वो तो है। पोस्चर एकदम खराब हो गया है सबका। पोस्चर खराब होने से हम बस शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। सांस सिर्फ सीने तक जा रही है, फेफड़ों के डेप्थ तक नहीं। तो जरा सोचिए, इस उथली उथली सांस वाली आदत से हम खून के साथ साथ अपनी कितनी लाइफ फोर्स को ऑक्सीजन के बिना मार रहे हैं। ये पॉइंट सच में हिला देने वाला है। हम इतनी जल्दी में हैं कि ठीक से सांस लेना तक भूल गए। शायद इस रूट कॉज तक पहुंचे बिना हम कितनी भी दवाइयां ले लें, हेल्थ कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकती। तो अगर बीमारियों के सिर्फ नाम से डरने के बजाय उनके पीछे का रियल साइंस और उनकी जड़ को प्रैक्टिकली डिकोड करना हो तो डिकोड डिजीजेस विद साइंस एंड आयुर्वेदा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी ही आंखें खोल देने वाली साइंटिफिक जांच मिलती रहे। आज की इस डीप डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नई डिजीज के रूट कॉज को डिकोड करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और ठीक से सांस लेते रहें।